फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। टीए में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टॉर्सन से रिलेटेड। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका थ्योरी एक्सटेंसिवली पढ़ना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पढ़ो तो जल्दी सीख सकते हो। तो ये जो टॉपिक है, ये जो एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखोगे तो अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम मैंने कहाँ से लिया है, तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। और मुझे आता था, बट मैं डर जाता था क्योंकि ये टॉर्सन का सवाल था। पता नहीं क्यों टॉर्सन सुन के ही लोगों को थोड़ा सा डर लग जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम एक बार समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक शाफ्ट दिया हुआ है और ये शाफ्ट के दोनों तरफ फिक्स है। प्रॉब्लम कहता है कि यहाँ से लेके 5 मीटर पे एक सेक्शन है और यहाँ पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट, ऐसे टॉर्क जिसको कहते हैं, लगाया जाता है 5 किलो न्यूटन मीटर का, 50 किलो न्यूटन मीटर का। और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। फिर प्रॉब्लम कहता है कि यहाँ से फर्दर यहाँ से 4 मीटर पे एक दूसरा टॉर्क जो कि उल्टे डायरेक्शन में लगाया जाता है, और वो लगाया जाता है 75 किलो न्यूटन। यह है 75 और यह है 50 किलो न्यूटन मीटर। और इसके बाद ये जो बच जाता है ये है 3 मीटर। यानी टोटल लेंथ है इसका 12 मीटर। अब देखिए, ये शाफ्ट है, इसको घुमाया ऐसे, मान लीजिए इसको घुमाया ऐसे और इसको घुमाया ऐसे। तो जैसे ये शाफ्ट है, मान लीजिए कि ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट को इधर मैंने घुमाया ऐसे और इधर मैंने घुमाया ऐसे, तो एक पॉइंट आएगा और इधर भी फिक्स है और इधर भी फिक्स है। तो एक बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में जो ट्विस्टिंग जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी थीटा जो है वो 0 हो जाएगी। तो पूछता है कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा सेक्शन होगा जिसका एंगुलर ये निकालना है हमें, जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो ये हमें सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मोर और लेस आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो वीडियो देखते रहिए, आगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसमें कोई टॉर्सन लगाएंगे तो इस टॉर्सन को रेजिस्ट करेगा, तो इसके यहाँ पर और यहाँ पे कुछ रेजिस्टिंग टॉर्सन लगेगा। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टिंग टॉर्सन यहाँ लगता है TA। उसको अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये जो फिक्स सपोर्ट है इसको उल्टा डायरेक्शन में टॉर्सन लगा के उसको घूमने से रोकेगा। और मान लेते हैं यहाँ TD है और ये पॉइंट दिए हुए हैं A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो चूंकि ये घूम नहीं रहा है, नेट इसका 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि TA प्लस TD, ठीक है। और प्लस मान लेते हैं 50 जो है पॉजिटिव है 50, तो इसका उल्टा लग रहा है 75, तो -75। दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, यानी स्टैटिक है बॉडी, तो स्टैटिक फार्मूला में सारे टॉर्सन मिला के 0 होने चाहिए। रिएक्शन और एक्शन, ये दोनों रिएक्शन है और ये दोनों एक्शन है, तो एक्शन रिएक्शन मिलके सारे नेट 0 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं TA प्लस TD इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन मीटर।
तो ये एक इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं, टी ए प्लस टी डी इक्वल टू 25/1। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है एक्चुअली, जो हम लोग लीनियर डायनेमिक्स में करते हैं, लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ भी लगा रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, तो इसमें इसको हम 3 भाग में बांट लेते हैं, पार्ट 1 और यहाँ से यहाँ तक पार्ट 2 और यहाँ से यहाँ तक पार्ट 3। तो ब्रेक करके तो ये 3 पार्ट में हमने, ये पार्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। अब हम लोग जो टॉर्सन है उसको डबल एरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो हम लोग टी ए को ऐसा डबल एरो से दिखाते हैं। टी ए इधर से लग रहा है तो इधर से भी क्या लगेगा, टी ए ही लगेगा, तभी तो नेट 0 होगा क्योंकि स्टैटिक है। ठीक है, तो अब इसका इधर टी ए लगा तो इधर कितना लगेगा, इधर लगेगा टी ए प्लस 50। क्यों लगेगा टी ए प्लस 50, क्योंकि इस सेक्शन में नेट 50 है। तो अगर इधर टी ए है और इधर टी ए प्लस 50 होगा तो दोनों जोड़ेंगे तो टी ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और बच जाएगा 50। तो अगर इधर टी ए माइनस 50 प्लस 50 लग रहा है तो इधर भी टी ए प्लस 50 लगेगा। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि इधर से टी डी लग रहा है। ठीक है, तो इधर से भी टी डी लगेगा। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम खींच लिया। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को एक बार सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमारा जो है, हम जो बाकी जो अननोन्स है वो हम इस टी या टी डी निकाल सकते हैं। अब आइए, जब रोटेट करेंगे, जैसे बॉडी ये है, इसमें टॉर्सन लग रहा है तो इसमें एक रोटेशन होगा, इसमें एक रोटेशन होगा और इसमें रोटेशन होगा। नेट रोटेशन 0 होने वाला है, इसलिए थीटा ए बी, इसको लिखते हैं ए बी, ये हो गया बी सी और ये हो गया सी डी। तो थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टैटिक है, वो लग रहा है फोर्स लेकिन वो अपनी जगह पे है। तो जो नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वो सब जोड़ जाके 0 आना चाहिए, तो ये 0 हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। हमने थ्योरी क्या होता है कि कोई भी शाफ्ट है, मान लीजिए कि कोई शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे टॉर्सन लगाया, तो इसका अगर सेक्शन इधर से देखें तो बनाए ऐसे, तो ये जो रोटेशन है, मान लीजिए अगर इस पर ऐसे रोटेट किया तो ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट रोटेट होकर यहाँ चला जाएगा ऐसे, है ना। तो इसको अगर ऐसे करे तो ये एंगल अगर बीटा बनता है या थीटा कुछ भी बनता है, मान लीजिए एंगल थीटा है, तो कहता है कि टी मतलब जो अप्लाइड टॉर्क है बाई आई पी हो गया आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज इक्वल टू एफ एस मतलब सरफेस के ऊपर शेयर फोर्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल टू सी या जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी थीटा बाई एल हो गया ये लेंथ, ये फॉर्मूला है और इसको याद रखना है। टी बाई आई पी इज इक्वल टू एफ एस बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो हम लोग इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी टी बाई आई पी इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल इंटू टॉर्क डिवाइडेड बाई जी आई पी। अब इसी फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल कर देते हैं। तो इन सबको, ये जो था एक्सप्लेनेशन, इसको मिटाते हैं। तो थीटा ए बी क्या लिखेंगे, थीटा ए बी में टॉर्क कितना लग रहा है, मान लीजिए टी ए, टॉर्क लग रहा है टी ए, अगुना लेंथ कितना है 5 मीटर,
अब मान लेते हैं कि जी और आई पी कॉन्स्टेंट है, तो जी बटे आई पी, ठीक है, प्लस उसी तरह थीटा बी सी क्या लिख सकते हैं, थीटा बी सी लिख सकते हैं टी ए, टॉर्क कितना है टी ए प्लस 50 गुना लेंथ है इसका 4 मीटर डिवाइडेड बाई जी आई पी कॉन्स्टेंट है, प्लस थीटा सी डी, थीटा सी डी को क्या लिख सकते हैं टी डी गुना 3 मीटर है इसका लेंथ, जी आई पी बराबर 0। तो ये सब उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, टी डी बराबर 25 माइनस टी ए, ठीक है। तो अब इसको वहां से इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से देखिए, यहां से अब सॉल्व करते हैं 5 टी ए प्लस 4 टी ए प्लस 20, 4 एम क्या लिखा है मैंने, 4 मीटर है ना, एम लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, 20 प्लस टी डी की जगह लिखेंगे 25, तो 25 गुना 3 हो गया 75 और माइनस 3 टी ए बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए 5 और 4 9, और 9 में से 3 गया तो बच गया 6 टी ए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, प्लस और प्लस लिखते हैं 25 माइनस टी ए इंटू 3 बराबर 0। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर हम टी डी लिख रहे हैं, टी डी का डायरेक्शन इधर है और टी ए का डायरेक्शन इधर है, तो अगर टी ए का मैंने इधर को पॉजिटिव लिखा है तो इधर को मुझे निगेटिव लिखना पड़ेगा, तो इधर को निगेटिव लिखने के लिए इसको, इसके साइन को उल्टा करना है, तो इसके साइन को उल्टा करने के लिए लिखते हैं यहाँ टी ए माइनस 25। तब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 टी ए प्लस 3 टी ए, 12 टी ए इज इक्वल टू प्लस 20 माइनस 125 बराबर 0। सॉरी 25 दिया 75, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 75 इज इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज 12 टी ए इज इक्वल टू माइनस 125, तो टी ए इज इक्वल टू माइनस 125 बाई 12 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको ज़रा सॉल्व करें तो आएगा 125 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 10.42, 10.42। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमारा यहाँ आएगा टी ए इज इक्वल टू 10 माइनस 10.42, तो टी डी कितना हो जाएगा, टी डी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 35.42। तो टी ए और टी डी हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना है वो पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो। तब आइए यहाँ से हम लोग थीटा ए थीटा बी निकालते हैं। अब थीटा ए बी इज इक्वल टू थीटा बी माइनस थीटा ए।
यानी यहाँ बी पे जो ट्विस्ट हुआ उसमें से ए का ट्विस्ट को घटा लेंगे तो नेट जो ट्विस्ट आएगा वो थीटा ए बी होगा, और थीटा बी जो होगा दिस इज इक्वल टू टी ए बी इंटू 5 डिवाइडेड बाई जी आई पी दिस इज इक्वल टू टी ए बी हमने क्या निकाला है -10.42 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जी आई पी बराबर -52.10 जी आई पी। अब निकालते हैं हम लोग थीटा सी। थीटा सी इसी तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो थीटा सी बराबर हो जाएगा टी डी यानी 35.42 इंटू डिस्टेंस है 3 डिवाइडेड बाई जी आई पी। तो इसको अगर सॉल्व कर दें 35.42 गुना 3 106.26 बाई जी आई पी। तो हमको थीटा ए भी निकल गया और थीटा सी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए, अब यहाँ दिमाग लगाना है हमको। यहाँ का निकल गया इतना डिस्प्लेसमेंट और यहाँ का निकल गया इतना डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर यहाँ वाला अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 50 लग रहा है, यहाँ ऐसे 75 लग रहा है। तो अगर यहाँ वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करता है तो यहाँ वाला नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ को हम अगर पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ का नेगेटिव मानते हैं, तो हम लोग एक डायग्राम खींचते हैं। हम लोग एक डायग्राम खींचते हैं जिसको कहेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट डायग्राम। एंगल ऑफ ट्विस्ट डायग्राम तो सिंपल है। एंगल ऑफ ट्विस्ट डायग्राम कुछ नहीं है, एक लाइन खींच लेते हैं। अब हमें पता है कि दोनों एंड जो है वो फिक्स है, तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया था 52.10, तो ये 52.10 स्केल में खींचते हैं। और इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट आया था इसको हम लोग दूसरे डायरेक्शन में खींचते हैं 106.26, और यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब आपको समझ में आ गया मैं करना क्या चाहता हूँ। थोड़ा अच्छे से बनाऊं, सारा गंदा हो गया। चलिए फिर से बनाते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट डायग्राम में क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, दोनों तरफ फिक्स है। एक 5 मीटर पे प्रोजेक्ट कर लीजिए, एक 9 मीटर पे प्रोजेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट दिया 52.10, तो यहाँ नीचे होगा 106.26। अब यहाँ से हमने ऐसे खींच दिया, ये लाइन को ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। ये हमने बोला ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे 52 नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो बीच में यहाँ पे जो होगा 0 होगा, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी 5 मीटर, हालांकि स्केल में नहीं बना, और ये दिया हुआ है हमारा 3 मीटर,
तो यहाँ से यहाँ तक जो है कितना मीटर है, ये है 4 मीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे ये दिस इज पॉइंट बी और ये पॉइंट है सी, तो बी से x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 - x। सिंपल। तब ये दो ट्रायंगल मिल गए सिमिलर, एक तो ये ट्रायंगल मिला और एक ये ट्रायंगल मिला। तो इसको लिखते हैं सी डैश, इसको बी डैश और यहाँ बी, और इसको लिखते हैं पॉइंट x जो कि हमें निकालना है। तो इन ट्रायंगल बी डैश x एंड सी डैश x, ये दोनों क्या है, सिमिलर होगा। ज्योमेट्री से सिंपल, ये लाइन सीधी जा रही है तो सिमिलर होगा। तो ये जो लंब है और ये लंब है, दोनों का रेशियो यानी 106.226 डिवाइडेड बाई 52.10, दिस इज इक्वल टू आधार, लंब बटा आधार का रेशियो। तो इसका 4 - x डिवाइडेड बाई x। अब इसको सॉल्व करके अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.31, यानी जीरो कहाँ से होगा, b से 1.31 मीटर, इसलिए फ्रॉम a निकालना हो तो फ्रॉम a इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 1.31 मीटर इज इक्वल टू 6.31 मीटर, यानी पॉइंट ए से 6.31 मीटर पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा, ट्विस्ट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन था और इसमें एक सिंपल सा फार्मूला का इस्तेमाल किया गया था और वो फार्मूला था T/IP इज इक्वल टू G θ/L। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके ये प्रॉब्लम बनाया गया था। और ये जो प्रॉब्लम था, अब मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम था कहाँ से लिया था मैंने। ये प्रॉब्लम जो था वो IES यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको पूछा गया था। कब पूछा गया था, 1995। ये सवाल था जो कि आप आसानी से बना सकते थे, आपने थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए सवाल मुश्किल लगा होगा जब मैं ये बता रहा था। लेकिन जब ये सॉल्यूशन आपने देखा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट और जिसका भी बेसिक थोड़ा ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ गया होगा। एक बार आप खुद से इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक बार थ्योरी भी अपने बुक से देख लीजिए, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि वो जो थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो थ्योरी का इस्तेमाल एक बार कर लिया, अब एक बार थ्योरी भी पढ़ लीजिए। अब दोनों मिला के अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स मिले आप उनको सॉल्व कीजिए। एक आध कोई थोड़ी सी थ्योरी नहीं पता होंगी, उनको तुरंत बुक से देखिए, रिकॉल कीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, तब आप जाके एक तरह से कंप्लीट हो पाएंगे, खासकर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर में। इसमें प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन कि खाली आप थ्योरी पढ़ते रहो। थ्योरी पढ़ना, समझना, कॉन्सेप्ट बनाना ज़रूरी है, बट जब आप प्रॉब्लम के साथ इसको करोगे तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक बड़ा कम आ रहे हैं, कमेंट तो बड़ा अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते लोग यार, पता नहीं क्यों लाइक दबाने में इतना कंजूसी करते हैं। थोड़ा सा लाइक दबा दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो, ताकि आगे की वीडियो भी पता चले कब आ रही हैं। सब्सक्राइब करो और अपने किसी फास्ट फ्रेंड को शेयर करो। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। तो ज्ञान को बांटते चलो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।